सुप्रभात बच्चों। आज हम संचयन पुस्तक से पाठ 2 सपनों के से दिन शुरू करने जा रहे हैं। इसके लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं और जैसा कि बेटा नाम से ही पता चलता है कि सपनों के से दिन यानी कि हमने कुछ ऐसे समय की कल्पना की हो कि जो वास्तव में नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो हमें एक सपने की तरह लगते हों कि हाँ भाई सपनों के से दिन। मान लीजिए कि आपने सोचा कि भाई मेरे पास मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन जाऊं या मैं संसार में बहुत फेमस हो जाऊं या कुछ इस तरीके की जो आपकी कुछ इमेजिनेशन हो और वो आप अचीव ना कर पाओ, तो वो आपके लिए एक सपने की तरह होगा। तो आप कभी अगर याद करोगे कि भाई मैंने ऐसे सोचा था, तो वो आपको लगेगा कि सपनों के से दिन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पाठ में कुछ ऐसे ही हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ सपनों के से दिन। तो लेखक कहता है कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। नंगे पाँव, फटी मैली सी कच्छे और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। ठीक है, तो यह भी लेखक बता रहा है कि जो मेरी उम्र के बच्चे थे वो इस तरीके से रहते थे। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोटें खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव, पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह भी ध्यान न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है, परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने आते थे। ठीक है, तो लेखक अपने बारे में बता रहा है कि जब हम छोटे होते थे तो नंगे पाँव, फटे मैले कपड़े, कुचैले कपड़ों के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब धूम मचाते थे, उठापटक करते थे और गिर गिर कर चोटें भी खाई हैं। और चोट खा लेते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ चोट लगी, कहाँ से लहू निकला है, क्योंकि खेलने में इतने मस्त रहते थे। और जब फिर गंदे कपड़े और फटे हुए कपड़े घर लेकर जाते थे तो घर में मम्मी या जो या बड़ी बहनें हैं वो मतलब पुचकारने की बजाय खूब पिटाई करती थी। और कईयों के तो जो बाप हैं वो बहुत गुस्से वाले होते थे और वो तो इतना मारते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि बच्चे के नाक से कहाँ से खून निकल रहा है। ठीक है, परंतु इतनी पिटाई खाने के बाद भी लेखक कहता है फिर अगले दिन फिर हम उसी धम्मा चौकड़ी में पहुंच जाते थे और फिर से हम लोग वहीं वो खेल करनी, वो शरारतें करनी फिर से शुरू कर देते थे। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। लेखक कहता है कि ये सब बातें मुझे जब समझ आई जब मैं एक टीचर ट्रेनिंग के लिए गया। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। ऑब्वियसली जब बच्चों का मनोविज्ञान अगर हम पढ़ें और समझें कि बच्चों के मन की स्थिति क्या होती है, तब हमें एहसास होता है कि भाई उनके मन में तो बहुत सारी उमंगें और तरंगें उमड़ती रहती हैं। ठीक है, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत सारे परिवार थे, तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही ना थे, जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। मतलब लेखक बता रहा है कि जहाँ पर हम रहते थे वहाँ पर हमारी जैसी फैमिलीज़ थी सारी, जो अपने अपने गाँव से आकर वहाँ थोड़े छोटे से मोहल्ले में बस गए थे। ठीक है, और कुछ लोगों के बच्चे तो जो है वो स्कूल ही नहीं जाते थे, इधर उधर आवारागर्दी करते थे। और कुछ लोगों के बच्चे जो स्कूल जाते थे और अगर मान लीजिए कभी किसी ने डांट दिया, किसी मास्टर ने डांट दिया, तो अपना गुस्से में आते आते अपना बस्ता तालाब में फेंक दिया और उसके बाद कभी स्कूल गए ही नहीं। और ना ही उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती कभी उनको स्कूल भेजा। यहाँ तक कि परचूनिए आड़तिए भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। मतलब कि जो साहूकार होते थे, जो दुकानदार होते हैं, परचून की दुकान है या जैसे पैसे उधार वो देते हैं, ब्याज पर देते हैं, उन लोगों की दुकानें, वो लोग भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे कि बच्चों को स्कूल में भेजना है। ठीक है, तो कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है,
मान लीजिए अगर ये जो दुकानदार हैं इनकी अगर किसी स्कूल मास्टर से बात होती तो वो बोलते थे कि हमें कौन सा कोई बड़ा अफसर थोड़ी बनाना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखवाने, मतलब कि अगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना हमारा बच्चा तो हम क्या थोड़ी बहुत ही इसको सिर्फ मुनीमगिरी तो करवानी है, हमें जमा घटा आनी चाहिए सिर्फ इसको, और जमा घटा अगर आ गई यानी कि प्लस और माइनस अगर आ गया तो समझ लीजिए दुकान पर बैठकर हिसाब किताब तो लगा ही लेगा। बस हमें तो इतनी की ज़रूरत है, हमें कौन सा इसको तहसीलदार बनवाना है जो हम इसको स्कूल भेजें। मतलब ये उस समय के लोगों की विचारधारा होती थी। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहाँ तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी सीख नहीं पाया। यानी कि जो दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े साहूकार होते थे, वो मास्टरों से यही बात बोलते थे कि भी 5-4 महीने अगर किसी मुनीम के पास बिठा दिया तो ये प्लस माइनस सीख जाएंगे, जमा घटा सीख जाएंगे, हिसाब किताब लिखना फटाफट सीख जाएंगे। और स्कूल में तो क्या है, अभी ABCD अली बे ते, यानी कि जो ये उर्दू में हमारा जैसे हिंदी में क ख ग, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे उर्दू में अली बे ते होता है बच्चे। तो ये कहते हैं कि विद्यालय जाकर, स्कूल जाकर तो ये सिर्फ अली बे ते ही सीखेंगे, और 2-4 महीने किसी मुनीम के पास अगर मैंने इनको बिठा दिया ना तो कम से कम ये हिसाब लगाना तो सीख जाएंगे कि दुकान पे अगर मुझे इनकी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये बच्चे मेरी सहायता तो कर देंगे कम से कम। तो उस समय के लोगों की ऐसी सोच थी कि स्कूल जाना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तब उनकी बोली कम समझ पाते थे, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात को खूब अच्छी तरह समझ लेते थे। लेखक कहता है कि जहाँ हम रहते थे वहाँ पर राजस्थानी और हरियाणा, ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के लोग भी रहते थे, और उनके बच्चे जो थे वो हमारे साथ जब खेलते थे, वैसे तो हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब हम सब बच्चे मिलकर खेलते थे, चाहे वो राजस्थान का है चाहे वो हरियाणा का है, तो हम एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे के इशारों को खूब अच्छी तरह से समझ लेते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति अनुसार यह खेडण दे दिन चार कैसे करीब कब बीत गए। मतलब कि जब हम लोग सब मिलकर खेलते थे तो ये पता ही नहीं चला कि एक खेडण दे दिन चार, मतलब ये खेलने के 4 दिन जो हैं वो किस तरीके से बीत गए, कब बीत गए। लेखक कहता हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि बच्चों में घुल मिल गए, यारी दोस्ती अच्छी बन गई। ठीक है, हम में से कोई भी ऐसा ना था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद ना समझता। मतलब सारे बच्चों की क्या है, मेंटालिटी एक ही जैसी थी कि भाई स्कूल जाना तो समझ लो कैद में रहना है। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। मतलब कि कुछ लोग तो स्कूल में कंटिन्यू रहे, जाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया कि अपने माँ बाप के साथ ही काम में लग गए। बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, पर यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियारे के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे हैं, ठीक है, जिन्हें हम डंडियाँ कहा करते, उसके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज भी आँख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध सी सफ़ेदी कलियाँ भी बहुत हुआ करती थी। ये कलियाँ इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आँख बचाकर कभी कभार 1-2 तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज़ सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते थे। तो लेखक अपनी पुरानी यादों, अपने बचपन की यादों के बारे में बात कर रहा है कि भाई हम जब छोटे होते थे तो हम जब स्कूल जाते थे, स्कूल जाने का जो रास्ता था उसके दोनों तरफ जो झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिन्हें हम डंडियाँ कहते थे, उनकी झाड़ियों की बनावट वो आज तक मेरी आँखों में बसी हुई है। जो छोटे छोटे फूल खिले होते थे, उनकी महक आज तक मेरे अंदर है। जो स्कूल में छोटी छोटी क्यारियों में सुंदर सुंदर गुलाब, गेंदे के और मोतिया के जो फूल खिले होते थे, उनकी महक अभी तक मुझे याद है।
ठीक है। और लेखक कहता है कि कभी कभार तो हम स्कूल की क्यारियों से ये कलियां चुरा भी लेते थे, तोड़ भी लेते थे और थोड़ी देर सूंघ कर फिर क्या करते थे वो मुझे याद नहीं है। मतलब कि बचपन की शरारतें, बचपन की बातें जो हैं वो लेखक के दिमाग में आज तक ताज़ा हैं। शायद जेब में डाल देते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चढ़ जाया करते थे। मतलब कि कलियाँ या तो हम फेंक देते थे या जेब में डाले रखते थे, फिर जब माँ कपड़े धोती थी तो फिर माँ उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया करती थी। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सियाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। मतलब कि जब स्कूल में पढ़ते थे और अगली क्लास में जाते थे तो उन्हें कुछ खुशी भी होती थी, लेकिन उन्हें दुख भी होता था, है ना। कुछ उन्हें दुख भी होता था और खुशी भी होती थी। क्यों? कुछ पुरानी कापी किताबों से मतलब उनको बास यानी कि बदबू आती थी। नई क्लास में जाएंगे तो नई कॉपी किताबें लगेंगी तो उनसे उनको स्मेल आती थी। और उन्हीं मास्टरों से कि जिनसे पिछली क्लास में पिटे या डांट खाई है, ये भी डर रहता था कि अगली क्लास में भी कहीं वही ना पढ़ाने के लिए आ जाएं। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फ़र्क था। मतलब कि स्कूल में स्टार्टिंग में 1-2 महीना पढ़ाई होती थी, फिर वही गर्मियों की छुट्टियां आ जाती थी। तो लेखक कहता है कि उन छुट्टियों का पहला और आखिरी दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, वो अब तक याद हैं। अब देखिए वो कैसे कि पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद किया करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल जाते। वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मंगा कर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने के लिए कहती। जिस साल निहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर में से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। ठीक है। तो लेखक अभी पुरानी यादें कर रहा है कि हम छुट्टियों में क्या करते थे। नानी के घर जाते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। तो नानी हमसे बहुत खुश होती थी, हमारे बोलने के तरीके से, खाने के तरीके से बहुत खुश होती थी, और अपने पोता पोती को भी बोलती थी कि इनकी तरह बोलो और इनकी तरह खाया पिया करो। ठीक है। और अगर कभी ननिहाल ना जा पाते तो फिर वहीं अपने घर के आसपास ही खूब घूमना फिरना करके अपना मौज मस्ती वहाँ पर कर लिया करते थे। और घर के पास एक तालाब था तो उसमें तो ज़रूर ही जाते थे नहाने के लिए। तालाब में एक डुबकी लगाई, फिर थोड़ी दूर जाके रेत के टीले थे, उन रेत के टीलों पे लेखक कहता है कि हम लेट जाया करते थे। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदले पानी में साफ कर फिर टीले की ओर भागे। मतलब कि ये जो है बार बार कभी जाकर तालाब में छलांग लगा कर आकर रेत में फिर से लेट जाना। ठीक है। फिर दोबारा भागकर तालाब में छलांग लगाना, फिर तालाब से बाहर आकर फिर से रेत में लेट जाना। तो इस प्रकार ये 5-10 बार या 15-20 बार ये सब जो है एक्टिविटी ये लोग करते थे। तो कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, परंतु 1-2 को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते तो दूसरे उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते, उन्हें ढांढस बंधाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता कि सांस रुकने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी ना किसी तरह से तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में काम करने के लिए दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी ने 200 से कम सवाल कभी भी नहीं वो देते थे।
तो मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज़ निकालें तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में हिसाब लगा लिया कि भाई इतना काम मिला है और हम तो 4 दिन में निपटा देंगे या 5 दिन में निपटा देंगे, तो फिर ये सोचकर एक दिन जो है वो कम होने लगता। फिर बाद में सोचते कि भाई अब तो 10 दिन रह गए, तो रोज़ अगर हम 20-20 सम भी करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। फिर 5 दिन रह गए तो रोज़ चलो अगर हम 30-30 या 35 सम करेंगे तब भी, मतलब कि सिर्फ ये पूरी छुट्टियाँ क्या है, अनुमान और अंदाजे में ही निकाल दी जाती थी लेखक के कहे अनुसार। तो लेखक कहता है कि एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज़ निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती, दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में ही छिप जाता। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने के बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते थे कि कोई बात नहीं, अभी तो खेल कूद कर लेते हैं, बाद में जाके मास्टर जी के 4 डंडे खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पर हम छुट्टियां नहीं खराब करेंगे पढ़ाई में अपनी। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति सोचने लगते। ऐसा समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में से उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियाँ, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता कि जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल किसी आँखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। अब ये अपने दोस्त के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, जो इनकी क्लास में लड़का था, उसका नैन नक्शा यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। इसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के यानी कोयले की से चलने वाला, यानी रेल जो है इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही होता था। मतलब जब वो अपने सिर से, अब सिर जैसा कि बताया कि बड़ा सारा तरबूज की भांति सिर था, तो जब वो सिर से किसी को भी टक्कर मारता तो कहते थे कि रेल बम्बे ने टक्कर मार दी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि लेखक अभी अपने बचपन के बातों के बारे में ही जिक्र कर रहा है कि वो सपनों के से दिन कैसे थे, है ना। अब तो क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बचपन वाली बातें कहाँ रह जाती हैं। फिर बड़े होकर फिर अलग काम शुरू हो जाते हैं, सबके सब अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु जो बचपन की मौज मस्ती है, बचपन की शरारतें हैं, वो तो बचपन में ही रह जाती है, वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। और वो हमें बिल्कुल सपनों की तरह लगती है। जब हम बड़े होकर वो बातें सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो भाई सपनों वाली बात है, ऐसा कभी हुआ होगा, जबकि हमारे सबके साथ ये सब होता है। तो अभी हम इस पाठ को बेटा यहीं विराम देंगे और हम आगे इस कहानी को कल फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।